So in the last class, basically what we were discussing. Okay, just confirm whether I'm audible or not, and my screen is visible to all of you or not. Am I audible? Yes. Good afternoon, Sumam. Yes, fine, Sumam. Thank you. So this is what. Yes, Hardik. Thank you. So देखो लास्ट क्लास में थोड़ा सा एंड में हमने ये देखा था, तो इसको फटाफट करते हैं. वी विल ट्राई टू कंप्लीट टिल फेडरलिज्म प्रोबेबली, और उसके बाद बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स बचेंगे विच आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. Okay, and if you will see previous year questions, most of the part we have already covered. I mean, till this lecture. तो लेट्स स्टार्ट. डेमोक्रेटिक राइट्स में जो हमें पढ़ना है बेसिकली, ये सब हमने देख लिया था थोड़ा बहुत लास्ट क्लास में, राइट. वी टॉक्ड अबाउट राइट्स, राइट. एक बार मैं फटाफट सबका ओवरव्यू दे देता हूँ, एंड देन वी विल डू द क्वेश्चंस, राइट. सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी विच आई हैव फ्रेम्ड, एंड सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट. ओके, सो राइट्स में मैंने तुम्हें 3 पॉइंट्स बताए थे. दैट इज व्हाट rights are. What? It should be reasonable, it must not be unreasonable, it must be recognized by the society, right? Okay, and sanctioned by what? Law. Because if it is not sanctioned by law, there is no meaning of that particular right, right? ठीक है ना, क्योंकि अगर right violate होगा तो फिर कहाँ जाओगे if it is not sanctioned by law. So these are the 3 points which is important. एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फटाफट देख लेते हैं. राइट्स आर क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट, राइट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट अमंग ऑल द राइट्स विच वी हैव इज व्हाट योर फंडामेंटल राइट. ओके, जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में. जस्ट बिकॉज वी क्लेम समथिंग इट डज नॉट बिकम आवर राइट, इट हैज़ टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी. सो दैट इज द फर्स्ट लाइन विच इज देयर इन एनसीईआरटी, राइट. ओके, व्हेन लॉ रिकॉग्नाइजेस सम क्लेम्स, आवर क्लेम्स, रीजनेबल क्लेम्स की बात कर रहे हैं, दे बिकम व्हाट? इन्फोर्सिएबल, राइट. व्हाट डज इट मीन? We can then demand their application. When fellow citizens or the government do not respect these rights, we call it a violation or infringement of our rights, right? Right also perform a very special role in democracy. Right protects minorities from the oppression of what? Majority. तभी हम देखेंगे कि माइनॉरिटी, फंडामेंटल राइट्स में भी कुछ राइट्स हैं जो केवल माइनॉरिटी के लिए, राइट. ठीक है ना, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, राइट. जो हमें पढ़ना है वो फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं. टोटल हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. पहले 7 थे, ठीक है ना. सो इनिशियली इट वाज 7, नाउ वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स. तो इसमें से एक कौन चला गया? दैट इज व्हाट योर राइट टू प्रॉपर्टी, राइट. राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, विच वॉज देयर इन आर्टिकल 31 ऑल्सो, एंड विच वॉज देयर इन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज F ऑल्सो, right. ठीक है. So right to property is not a fundamental right at present. Right to property is a constitutional right. Okay, so it is what your constitutional right. तो constitutional right और fundamental right में क्या difference है? बस एक छोटा सा पॉइंट है, समझ लो इसको. Suppose, right, this is what your मान लो ये it's a set of constitutional right. If it is a set of constitutional right, okay, so there उसके अंदर कहीं क्या होगा? fundamental right होगा. So that means there is a statement, and that a statement based question can come. All fundamental rights are constitutional rights, but all constitutional rights are not fundamental rights. Okay, जैसे right to property. So you can say all fundamental rights are constitutional right. Constitutional right, that means right within the constitution, right? Constitutional right. But all constitutional right are not, all constitutional right are not फंडामेंटल राइट. तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. फंडामेंटल राइट्स देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो डेफिनेटली इट विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. बट देयर आर सर्टेन राइट्स विच इज नॉट द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, बट दे आर द पार्ट ऑफ व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन. सो दे विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. द एग्जाम्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन से post 1978, after 44th constitutional amendment act, this particular right to property that came from fundamental right to what? Constitutional right. Post 1978,
दैट इज व्हाट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी उस टाइम, ठीक है ना। नाउ देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, जिसमें से एक फंडामेंटल राइट आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट योर आर्टिकल 32, दैट इज व्हाट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। मीन्स व्हाट, अगर इन 5 फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है, इन दैट केस अंडर आर्टिकल 32 और अंडर आर्टिकल 226 also, right, you can go to what सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रेस्पेक्टिवली। सो दैट मीन्स व्हाट, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर वायोलेशन होता है, यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, यू कैन डायरेक्टली गो टू हाई कोर्ट ऑल्सो, राइट। ओके, सो दैट इज व्हाट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, गो टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, इट्स योर चॉइस, ठीक है। नाउ फंडामेंटल राइट्स में 3 बेसिकली 6 जो राइट्स है उसमें से एक तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, और इसी को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। जो बाकी 5 के राइट है, जो बाकी 5 राइट्स हैं, उसको हम लोग फटाफट देख लेंगे, उससे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक चीज़ और जान लो कि दिस फंडामेंटल राइट, दिस पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज व्हाट योर पार्ट 3 of Indian Constitution, which contains fundamental right, that was actually, it is inspired from what, US Constitution. So it is inspired from US Constitution, ये ध्यान में रखिएगा, right? Okay. जैसे DPSP मैंने बताया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? DPSP is inspired from which constitution? Any idea? Ireland Constitution, right? Yes. So DPSP is what? It is inspired from Ireland Constitution, and Ireland वालों ने भी इसको कहीं से लिया था, that was what? Spanish Constitution. Anyway, so but we have to write it what? Ireland Constitution, right? Okay. So it's like part 3 आ सकता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन से हम इंस्पायर्ड होकर हमने ये लिया है, तो दैट इज व्हाट योर फंडामेंटल राइट इज फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ वन बाय वन वी विल सी, फटाफट जल्दी से देख लेते हैं, देन वी विल डू द क्वेश्चंस। फर्स्ट इज व्हाट योर राइट टू इक्वालिटी। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोल्ड पॉइंट्स देखेंगे, डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। आर्टिकल 14 to 18, बिकॉज आई हैव द टाइम कंस्टेंट ऑल्सो, राइट, ठीक है। सो एंड नॉट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, एनीवे तुमको एनटीएससी क्रैक करना है, तुमको कौन सा पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है। सो आर्टिकल 14 to 18, दैट इज व्हाट योर राइट टू इक्वालिटी। अब इसमें कौन कौन से राइट्स आ जाते हैं, राइट? तो अगर तुम आर्टिकल 14 देखो, तो आर्टिकल 14 बेसिकली व्हाट, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, राइट, और डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, राइट। तो वो क्या बोलता है, देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, ठीक है ना, on grounds, this is what basically article 15, right, on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए, right, this can come in your exam, that means what, इसको ऐसे याद रख सकते हो, CRR, I remember like this, SP, right, okay, CRR is what, caste reserve ratio, maybe you have heard about this term in economics, and SP is what you can take, superintendent of police or Samajwadi party, anywhere, whatever you want to remember, in whatever way। C is what, your caste, R is what, your race, R is what, your religion, S is sex, and this is what, your place of birth। Only, मतलब इन grounds पे there cannot be any discrimination by the government, right? So there cannot be, मतलब इसके अलावा हो सकता है, that I can give you one example like age, right? तो अभी you are in class 11, so I'm sure you all will be what, under 18, right? So you can't vote, right? So that means you can say it's a kind of discrimination, right? The government is discriminating with us. I mean, they are not giving us the voting right, right? Okay, but that's not a discrimination, because that is not based on these things. That is based on age. Anyway, universal adult suffrage is what? Above 18 years. Before 1989, it was 21 years. उसके बाद वो 1989 में ही 21 से 18 कर दिया गया था। वैसे हमने पहले भी इसके बारे में बात कर रखी है, तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखो राइट टू इक्वालिटी में। सेकेंड पॉइंट तुम्हें क्या ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट कुछ रिजर्वेशन भी देती है, दो सच वर्ड इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज रिजर्वेशन इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव, एक मतलब एक तरह से एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट करती है रिजर्वेशन, राइट। मतलब तुम, रिजर्वेशन इज काइंड ऑफ, जो वर्ड यूज़ करती है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ने यूज़ किया, दैट इज व्हाट, एफर्मेटिव एक्शन। सो इट इज़ व्हाट, एफर्मेटिव एक्शन। तो एक तरह से बोल सकते हो एफर्मेटिव एक्शन इज व्हाट, योर रिजर्वेशन, राइट। आई कैन गिव यू एग्जांपल, लाइक अगर तुमने दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल किया है, तो वहाँ पे कुछ सीट्स होती हैं जो डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए रिजर्व्ड सीट्स हैं। तो यू विल फाइंड दैट, यू विल नॉट फाइंड द वर्ड डिसेबल,
पहले डिसेबल वर्ड लिखा होता था, बट नाउ दे यूज द वर्ड डिफरेंटली एबल्ड. दैट मीन्स वॉट, दे आर एबल्ड इन डिफरेंट सेंस, राइट. सो दैट्स अ मोर पॉजिटिव वर्ड यू कैन से. डिफरेंटली एबल थोड़ा सा अच्छा लगता है, डिसेबल थोड़ा सा डेरोगेटरी लगता है. सो रिजर्वेशन यू कैन सी द सेम in the same way you can say reservation is a bit derogatory. So constitution uses this word affirmative action, and this affirmative action is not a violation of the right to equality. This is important, right? Okay. Even reservation for women like in panchayats, that is not the violation of right to equality. What you are doing actually, you are actually what, giving them chance to represent, right? Because their involvement or their participation in democracy is so low that government has to come with this such kind of what, affirmative action, and they will have to give some chance to such kind of people or the society, you can say. So that is what you, and it is not the violation of the right to equality. तो ये एक ध्यान में रखिएगा, right? प्राइमा फेसी ऐसा लगता है, but it is not. Now the third point is what? 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें. थर्ड पॉइंट क्या है? अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया था आर्टिकल 17 से. सो आर्टिकल 17 एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी. इट एबॉलिश अनटचेबिलिटी, राइट. अनटचेबिलिटी का ये कतई मतलब नहीं है कि मतलब केवल, डज नॉट मीन ओनली रिफ्यूजल टू टच, राइट. इट ऑल्सो मीन्स मतलब कि अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट के बंदे को अगर तुम उस तरीके से देखते हो, यू फील दैट दे आर लोअर कास्ट, राइट. ओके, they are less capable, right? That is also that comes under the ambit of what? Untouchability. So you see, it refers to any belief or social practice which looks down upon people on account of their birth with certain caste labels. So both are untouchability. That means the definition of untouchability is a little broad. मतलब ये वर्ड के पे मत जाओ बस. अनटचेबिलिटी ऐसा लगता है केवल छूने की मनाही, मतलब अगर ना छुओ, दैट इज व्हाट. नो, the ambit of untouchability is what, a little broad in constitution. The fourth point is what? Abolition of title. But सारे के titles को abolish नहीं किया गया था. There are certain title which still exist, जैसे military and academic, right? So this is what basically article 18. और fundamental right कहाँ से शुरू होता है? आर्टिकल 12 से 35. तो तुम बोलोगे 12, 13 क्या है? तो 12 is basically what your article 12 is what? Definition of a state, and article 13 is what? Your judicial review, right? नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम में 2 राइट्स हैं. वन इज व्हाट योर प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 19, दैट इज व्हाट प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स. इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली इन अ पीसफुल मैनर, फ्रॉम एसोसिएशंस एंड यूनियंस, यू कैन फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, reside in any part of the country, and practice any profession or to carry any occupation, trade or business, right? ठीक है. राइट टू फ्रीडम में एक और आता है, राइट टू लाइफ. सो आर्टिकल 21 इज व्हाट? राइट टू लाइफ. आर्टिकल 21A, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन. एलिमेंट्री एजुकेशन टू व्हाट? 6 to 14 years. ठीक है. सो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? राइट टू फ्रीडम. ओके. एंड आर्टिकल 22 इज व्हाट? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन व्हाट? सर्टेन केसेस. So this is what your right to freedom. Next, right against exploitation. नाम से ही clear है. Prohibition of traffic in human beings. And the next one is what? Prohibition of employment of children in factories. जिनकी age 14 से कम है, right? So a child below the age of what? 14. So this is what your right against exploitation. Next, right to freedom of religion. Every person has a right to profess, practice and propagate the religion he or she believes in. So this is what your right to freedom of religion. जो important points है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, then we will do the questions, right? Okay. Cultural and educational right, that is what your 5th one. इसी की मैं बात कर रहा था. That is what this particular right is given to minorities. Minorities का मतलब ये नहीं है कि minority in what? Population. No. It is also cultural minority. मतलब या फिर इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो linguistic minorities, right? So this is also what? Linguistic minorities. और of course numbers में भी, that is also kind of minority. तो इन minorities के लिए कुछ certain provisions बनाए गए हैं. कौन कौन से provisions बनाए गए हैं? So that is what? Any section of citizen with a distinct language or culture have a right to conserve it, right? So that comes under fundamental right. That is basically what your article 29 and article 30, right?
all minorities have the right to establish and administer educational institution of their choice, right? Okay. So these are the 2 points जो तुम्हें ध्यान में रखना है, right? और बाकी ये हाउ कैन वी सिक्योर दिस राइट्स, तो वही आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, राइट, जो तुम्हें ध्यान में रखना है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज अबाउट हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स इट, नाउ वी विल डू द क्वेश्चंस। अच्छा, एक चीज़, अगर मान लो वायलेशन होता है तो क्या करें? कोर्ट जाएं, ठीक है, लेकिन हर कोई तो कोर्ट नहीं जा सकता है, हर कोई कोर्ट नहीं जा सकता बिकॉज इंडिया में गरीब लोग भी काफ़ी हैं, राइट, जिनके पास अवेयरनेस नहीं है या फिर मनी नहीं है, राइट। सो दे आर सर्टेन वेज, जैसे एक PIL का कॉन्सेप्ट है, दैट इज व्हाट, इसको हम लोग कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दिस इज व्हाट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वेट, सॉरी, जस्ट अ मिनट, होगा, यस। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL? इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा है उन्होंने NTSC ने स्टेज 2 में ही, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो, अगर मान लो कोई गरीब है या फिर कोई एक पर्टिकुलर ऐसा वर्ग है जिसका मतलब जिसके पास ना तो इतना अवेयरनेस है, ना ही उसके पास इतना मनी है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सके जब उसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। इन दैट केस व्हाट कैन हैपन, राइट, यू नो, एनी पर्सन कैन गो टू कोर्ट अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट if it is of social or public interest, right? Any person can go, right? And that is known as what? Public interest litigation. Now, the next point is what? Under the PIL, any citizen or group of citizens can approach the Supreme Court or High Court only, right? PIL is for what? Supreme Court or High Court what? Only, right? For the protection of public interest against a particular law or action of the government, right? One can write to the judge even on a postcard. मतलब अगर मान लो सपोज तुम नहीं जाना चाहते हो, राइट, देन यू कैन राइट एंड judges can also, on the basis of that particular information that is written on the postcard, right, judge can take actions, and that particular, there is a word suo motu, right, मतलब खुद से ही एक तो केस हो गया कि तुम्हारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, तुम सुप्रीम कोर्ट चले गए। एक क्या केस हो गया, ऐसे वर्क का हो रहा है जो जा नहीं सकता है, उसके इंटरेस्ट के लिए कोई दूसरा आया, उसने PIL फाइल कर दिया, राइट। किसी का वायलेशन हो रहा है, कोई जाना भी नहीं चाह रहा है फॉर सम रीजन, राइट, और सुप्रीम कोर्ट में अगर या हाई कोर्ट में किसी जज को पता चलता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, देन दे कैन टेक दैट केस पर्टिकुलर व्हाट सुओ मोटो आल्सो, राइट, ओके। सो यू सी द एम्बिट ऑफ द पावर दैट हैज गिवन टू द कोर्ट, राइट, एंड दैट्स व्हाई इंडियन जुडिशियरी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशियरी इन द वर्ल्ड, राइट। So here it is written, the court will take up the matter if the judges find in what? Public interest. And the word is what? Suo motu, खुद से, right? सुबह सुबह उठे, पेपर में देखा कुछ गलत हो रहा है, आ जाओ कोर्ट में आ जाओ। कर्नाटका गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है, हाँ कल आ जाओ, कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से आपके रिप्रेजेंटेटिव को भेजो, ये क्या हो रहा है बताओ, राइट, दिस इज नॉट राइट, ओके, सर्टेन थिंग्स। एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स, दिस इज द लास्ट पार्ट इन योर NCERT। इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है? कुछ राइट्स जो है पहले वो फंडामेंटल राइट के पार्ट नहीं थे, बट नाउ दे आर द पार्ट ऑफ व्हाट? फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन से? जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन कहाँ से? RTI एक्ट। RTI एक्ट का ईयर याद रखिएगा, 2005। सो राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19, विच कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम। So right to information is a fundamental right. Right to food, right to privacy also comes under right to life, right? So they are also a part of what? Fundamental right. Recently added one is what you can say right to privacy, right? Now, right to property and right to vote is constitutional right. As I said, that means it is not the part of fundamental right. Right to property was a fundamental right. Now it's a part of what? Constitutional right. Right to vote is also a constitutional right and it is written in NCERT, right? यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं बता देता हूँ। अगर तुम गूगल वगैरह करोगे, यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ इवन द कोर्ट्स से दैट राइट टू वोट इज अ लीगल राइट, ओके, एंड सच काइंड ऑफ लीगल right to vote is a legal right. Many places you will find. In fact, in 2018 there was a question on this in UPSC CSE prelims, right? And in that particular question the option was legal right also and the option was what? Constitutional right also, right? And you see what UPSC gave in the answer key. They preferred constitutional right because it is written in NCERT, right?
So the word that is written in NCERT has so much weight is that institution like UPSC, right? It's a constitutional body, UPSC, right? And they preferred NCERT, right? So you have to prefer also NCERT. Whatever is written in NCERT, that is what the key. Okay. So right to vote अगर आ जाए constitutional, तो constitutional right. वैसे Google करोगे, you will find it what legal right. Okay. Most of the teachers who teaches for civil services, they also say in the class that right to this vote is a legal right. It's not constitutional right. Legal right का मतलब आ गया कि it is coming from some law. So right, basically what ये representation of People's Act है. Representation of People's Act 1951. From there, according to them, from their right to vote comes. And because it is coming from a law, so it's a legal right. It is not there in the constitution, so it's not constitutional right. According to them, anyway, हमें क्या करना है? हमें तो right to vote, constitutional right ही मार के आना है आंसर, अगर क्वेश्चन में आता है तो, ठीक है? चलिए, let's begin. अब 6-7 क्वेश्चन है, 7-8 करते हैं फटाफट. चलो. Which among the following statement is correct about rights? Reasonable claim made by the people. Rights need not to be recognized by the society. Sanctioned by law, both 2 and 3. Yes, Chesta is saying 3, okay. Hardik is saying 3, right? Yes. Answer will be what your 3, right? Why so? Unreasonable claim का sense नहीं बनता. It must be reasonable, right? Rights need not to be recognized by the society. It must be recognized by the society. Constitution किसने बनाया? सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव ने, राइट? ठीक है ना? तो सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशन, हर सोसाइटी का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है. अब सोसाइटी जैसे रहना चाहती है, जीना चाहती है, इट्स फाइन, इट्स अप टू सोसाइटी, राइट? ठीक है ना? सो दैट मीन्स व्हाट? राइट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द व्हाट? सोसाइटी, राइट? सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट. सैंक्शन बाय लॉ, दैट इज व्हाट? 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उस डेफिनेशन में, उसको याद रखिएगा. तो आंसर 3 हो जाएगा. नेक्स्ट. Which among the following, वैसे ये शायद हमने लास्ट क्लास में भी कर लिया था. Which among the following statement is not true about right to equality? ये भी कर लिया था, आई थिंक, राइट? रिजर्वेशन आर वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी. नॉट बोल रहा है वो. रिजर्वेशन आर वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी. Government shall not discriminate against any citizen on grounds only religion, race, age, sex, or place of birth. It consists of abolition of untouchability and abolition of all titles. In the Indian Constitution, it is placed in Part 3, Article 14 to 18. Out of this, which is not true? Reservation or violation of the right to equality? No, it is not. बताया तो था. That means definitely one is not true. Chesta is saying B, right? Government shall not discriminate against any citizen on grounds. What was the ground? CRRSP. Caste. Grounds याद रखिए. Race. रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. यहां पे एज है. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट. इट कंसिस्ट ऑफ एबॉलिशन ऑफ टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी एंड एबॉलिशन ऑफ ऑल टाइटल्स. ऑल? नो, नॉट ऑल टाइटल्स एक्सेप्ट एजुकेशनल एंड मिलिट्री. सो इट्स नॉट. सो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट. इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज प्लेस्ड इन पार्ट 3. दैट इज करेक्ट. सो आपका कौन कौन सा रॉन्ग हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड विल बी व्हाट यू? रॉन्ग स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू. सो आंसर विल बी व्हाट यू? सी. नेक्स्ट. अनटचेबिलिटी इज refusal to touch people belonging to certain caste, refers to any belief or social practice which looks down upon people on account of their birth with certain caste labels. Both 1 and 2 and none of the above. Subham is saying 3, Hardik is saying 3, right? Yes, answer will be what your? 3. एक तो untouchability word में ही है refusal to touch, right?
And the second one is what refers to any belief or social practice which looks down upon people on account of their birth with certain caste labels. That was also there. So answer will be what, your 3. Next. Which of the following is not an instance of an exercise of a fundamental right? Workers from Bihar go to the Punjab. आप कहीं भी जा सकते हो, मूवमेंट की तो आज़ादी है. Go to the Punjab to work on the farms. Christian mission set up a chain of missionary schools. Men and women government employees get the same salary. Parents' property is what? Inherited by the children. कौन सा इसमें फंडामेंटल राइट नहीं है? Which fundamental right was part of fundamental right but now not a fundamental right? There are certain ways, right? Numbers, population based भी हो सकते हैं, right? ठीक है ना? Regional based भी हो सकता है. Men and women government employees get the same salary. Of course, government cannot discriminate on the basis of what? Sex. CRR-SP में S क्या था तुम्हारा? Sex था. Article 40. I mean, right to equality. Article 14 to 18. Actually, it's there in Article 15, right? So men and women government employees get the same salary. So this is also part of what? Fundamental right. Parents' property is inherited by the children. Right to property, it's a constitutional right. It is not a fundamental right. Which of the following right is available under the Indian Constitution? Right. Right to work, right to adequate livelihood, right to protect one culture, right to privacy. मतलब यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात कर रहा है. Subham is saying D. Sorry, Cheshta is saying D. Subham is saying C. Right? Okay. Right to protect one culture. Right. Article 29-30. तो ये तो सही है ही. Right to privacy is also, it comes under constitution. मान लो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, right? And if it is a single choice question, I would recommend you to go with the option C, right? Because right to privacy, वैसे तो now it's a part of fundamental right, but NCERT ने अभी तक इसको update नहीं किया. So answer will be both C and D, right? Right to privacy is a fundamental right. Okay, it's already there. Expanding scope of right में हमने देखा था, right? Right to privacy comes under right to life. Okay, okay, that is what one point. And second हमने देखा था cultural and educational rights. उसमें क्या था basically? अगर तुम देखो, all minorities have the right to establish and administer educational institution of their choice, right? So that means yes, right to protect one culture and the right to privacy. So both C and D will be the answer. Right to work and right to adequate livelihood, no, there is no such right. I don't think even it is possible for the government to give such right because of the very huge, I mean, because of huge population in this country, right? It's not possible. Government के पास इतना पैसा है ही नहीं, right? कि वो इस तरह का कुछ commitment कर सकते हैं यहाँ के citizens के साथ. Next. Name the fundamental right under which of the following rights falls. Freedom to propagate one's religion. Right to life, abolition of untouchability, ban on bonded labor. Right to life तो बता सकते हो? Right to equality, right to life is right to equality. किसमें right to equality कौन सा हो जाएगा? That is what Article 17, abolition of untouchability, Article 17. Right to life, Article 21. Article 17 किसमें आता था? Right to equality में आता था. Right. Article 21, right to freedom. Right to freedom. That is Article 19 to 22. This was Article 14 to Article 18. Right against exploitation. Right.
That was basically what your article 23, 24. Yes, yes, each part है बच्चा, हाँ सबका अलग अलग बताना है. Freedom to propagate one's religion, right to freedom of religion. Right to freedom of religion. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से इसको कंफ्यूज नहीं होना, राइट? ठीक है ना? वहां तो वो माइनॉरिटीज के पास राइट्स हैं. राइट टू प्रोपागेट वंस रिलीजन मींस व्हाट? द वन हु इज इन मेजॉरिटी दे हैव आल्सो द राइट टू प्रोपागेट देयर रिलीजन, राइट? ओके, सो दैट इज कम्स अंडर व्हाट? आर्टिकल 25 to 28, right? Now true false. नो कॉलेक्टिवली नहीं बच्चा, ये एक बार देख लेना. इट इज इंपॉर्टेंट. राइट टू लाइफ कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम, ये ध्यान में रखिएगा. जैसे राइट टू एजुकेशन इज आल्सो कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम, राइट? राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है. उसके बाद तुम्हारा आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो राइट टू लाइफ के अंतर्गत नहीं आता है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, बट वो भी राइट टू फ्रीडम का ही पार्ट है. बिकॉज राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड राइट टू लाइफ बोथ कम्स अंडर व्हाट? आर्टिकल 19 to 22 के बीच में ही है. दैट मींस व्हाट? दे बोथ कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम, ठीक है. सो राइट टू लाइफ ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है. नाउ यू हैव टू टेल मी ट्रू और फॉल्स. एवरी कंट्री दैट इज अ डेमोक्रेसी गिव्स राइट टू इट्स सिटीजन. what should be the answer? Every country that is a democracy give rights to its citizens. ऐसा हो सकता है कि डेमोक्रेसी और उसने सिटीजन्स को राइट नहीं दिया हो. That's true, right? Every country that gives right to its citizen is a democracy. Now, what about this? This is true or false? It's false. Rishit is saying false. Yes. Example, Saudi Arabia. Yes, Subham, false. Saudi Arabia is example. Every country that gives right to its citizen, right, is a democracy. No, Saudi Arabia is not a democracy, but now they are giving right. I mean, they are giving right. I mean, their women, you know, जैसे पहले उनके पास ड्राइव नहीं कर सकते थे वो लोग सऊदी अरेबिया में, बट नाउ दे कैन ड्राइव. दैट मीन्स व्हाट? द सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट हैज गिवन द राइट. Okay, but still it's not a democracy. So every country that gives right to its citizen is a democracy. No, it's not true. It's false. Giving right is good, but it is not necessary for a democracy. No, it is not necessary for a democracy. Otherwise, what's the point? You don't have any right. What's the point of democracy then, right? So it is also what? False. It is necessary for democracy, right? Next. Yes or no, Y or N बस टाइप कर देना, that will be sufficient. Are these restrictions on the right to freedom justified? Give reasons. Reason छोड़ो, reason तो आएगा नहीं, subjective exam तो हो नहीं रहा. Indian citizens need permission to visit some border areas. Chesta is saying yes, yes, very much correct. तुम बोलोगे क्या सर ये तो right to freedom का ये तो violation है. आर्टिकल 19 में आपने बताया था कि हम इंडिया के किसी पार्ट में जा सकते हैं, राइट? All rights are with certain reasonable restriction. ये ध्यान में रखिएगा. Rights absolute नहीं है. They are not absolute. They comes with reasonable restriction. So there is a word reasonable restriction. In fact, अगर तुम कभी लद्दाख जाओगे, right? So there you will have to take that permit. या फिर कभी तुम अगर नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड वगैरह चले जाओ, certain areas you will have to take that ILP, right? Okay, inner line permit का एक concept है वहाँ पे. So that means what? Not everybody can go without permission in that region because they are maybe reason can be anything. Maybe they are very sensitive और या फिर उनके वहाँ के locals को protect करने के लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट ने, and that is what reasonable restriction है वो, ठीक है. So Indian citizen need permission to visit some border areas, yes, and it is not the violation. It is not the violation of right to freedom. So it is not the violation. Outsiders are not allowed to buy property in some areas to protect the interest of the local population. That's true. It is also not the violation. The government bans the publication of a book that can go against the ruling party in the next election. Obviously. The government bans the publication of a book. It is the violation, right? Government can't do that.
against the ruling party in the next election, right? So it is violation. That can go against the ruling party. So what? क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी अगर तुम देखोगे तो 2014 का जब इलेक्शन हुआ था तो एक बुक आई थी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, राइट? संजय बारू ने वो बुक लिखी थी और काफी कंट्रोवर्सी भी हुआ था उस टाइम में, क्योंकि उसमें प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह है उनको काफी, उनका क्रिटिसिज्म भी उस बुक में, काफी चीजें प्रेज भी की गई हैं. एनीवे, सो दैट वाज वन. So government bans the publication of a book. That is what violation, right? Now let's see the previous year questions. Democracy promotes equality through the following: universal adult franchise, equality before law and equal protection of law, reservation for scheduled caste, scheduled tribes and women, independent and impartial media. Two. Very good, everyone. Perfect. देखो थर्ड पॉइंट तो हमें पता है, थर्ड पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, मतलब इन दोनों को तो तुम वैसे भी हटा सकते हो, राइट? और बचा इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल मीडिया. दैट इज व्हाट इक्वालिटी, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी. वैसे भी इसको फोर्थ पिलर कहा जाता है, राइट? मीडिया इज व्हाट द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? राइट, which is spineless nowadays, right? But media plays a very important role, but that doesn't promote equality. Equality के लिए the first 3 points are important. So yes, all of you are correct. Okay, next. Read the following statement and select one of the 4 options given below. Statement 1: enjoyment of pollution-free water is fulfillment of right to life. Statement 2: release from forced labor is a fulfillment of right to life. फोर्स्ड लेबर कौन से सेक्शन में आ रहा था? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में था फोर्स्ड लेबर वाला कॉन्सेप्ट, राइट? ठीक है ना? यस, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में था वो फोर्स्ड लेबर वाला. सो दैट मींस व्हाट? स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. एंड एंजॉयमेंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री वाटर इज व्हाट? यस, Chester, very much correct, right? Yes. So that means what? This will not be the correct answer, right? Release from forced labor is a fulfillment of right to life. No, it's fulfillment of right against exploitation, which is Article 23 and 24. Enjoyment of pollution-free water is fulfillment of right to life. Yes, that is true. So only one is correct. पहले तो ये क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन. Which of the following fundamental right includes right to education? Just I saying 2. Hardik is saying 2. Right to education was what? Under the part of what? Right to life. That was the part of right to life. And right to life किसका part था? Right to freedom का part था, right? So answer will be what? Your second. Right to education, right to privacy, right to information, all will come under what? Right to freedom. ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा. First question, ये वैसे last. Which of the following statement about the Indian judiciary is true? True पूछ रहा है, true. India has an integrated judiciary. Yes, it is true. ये तो पहले ही बताया था. Yes. Hardik is saying first, right? Chester is also saying first. Yes, India is an integrated judiciary. तो ये तो सही है. The judiciary in India is subordinate to executive. No, भाई. Separation of power. It's not, right? In fact, I would say on paper it is not subordinate. They are equal, but in reality they are above. ठीक है ना? Supreme Court is more powerful than Parliament. No, definitely not, right? ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से ज्यादा पावरफुल नहीं है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बस ये कर सकती है कि अगर कोई पार्लियामेंट लॉ बनाए और वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाए, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के अगेंस्ट जाए, तो उसको नल एंड वॉइड कर सकती है. इसका मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट से ऊपर हो गई, राइट? अब तुम बोलोगे कि पार्लियामेंट भी तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकता है. हटा तो सकता है ना,
तो इसका मतलब क्या हो गया कि पार्लियामेंट ऊपर हो गई? नो, इट्स नॉट लाइक दैट. सो सुप्रीम कोर्ट इज नॉट पावरफुल देन पार्लियामेंट, डेफिनेटली नॉट. ठीक है, पार्लियामेंट has power to remove judges, right? The chief justice of India appointed by prime minister. They are not appointed by prime minister, they are appointed by what? President, right? So this is also wrong. So answer will be what? Your first. Okay, now we are done with the class 9 polity, right? एक चीज और, क्लास 10 में बस फर्स्ट 2 चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, उसके बाद इतना इंपॉर्टेंस नहीं है. एक चीज और ध्यान में रखना, जो क्लास 9 का जो लास्ट पेज है, राइट, उस लास्ट पेज पे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में दिया है. फंडामेंटल ड्यूटीज क्वेश्चन बन सकता है. फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, राइट? ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट को इमरजेंसी के टाइम में लगा कि लोगों की ड्यूटी भी होती है, ठीक है ना, ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड. सो दैट वाज फनी बट फाइन. that was added in the time of emergency, right? Fundamental duties inspired from USSR constitution. उस टाइम में USSR था, USSR got disintegrated in 1991, right? So USSR constitution, जो जितना इतना पॉइंट सफिशिएंट होगा तुम्हारे लिए, राइट? टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, आज की डेट में 11 है. इनिशियली 10 थी और आज की डेट में क्या है? 11 है. 11वां जो 11th वन was added by 86th Constitutional Amendment Act 2002. वही राइट टू एजुकेशन भी इसी से ऐड हुआ था, और जो 18th है वो वहीं से रिलेटेड है, एजुकेशन से ही रिलेटेड है. एनीवे तुम्हें फंडामेंटल ड्यूटीज याद नहीं होने चाहिए, इट्स नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, नोबडी विल आस्क यू. ये पॉइंट याद रखो, फंडामेंटल ड्यूटीज. हाँ, एक चीज और ध्यान में रखो, दिस इज इन पार्ट 4A. राइट, पार्ट याद रखो, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ ये याद रखो, किस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है ये ध्यान में रखिए. 3 ध्यान में रखो, फंडामेंटल राइट यूएस, डीपीएसपी आयरलैंड, और फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन. और टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितने? 11. उसमें से 10 शुरू में थे, 11वां ऐड हुआ बाई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002. क्लास 10 पॉलिटी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से आज तक एक ही क्वेश्चन आया है, ठीक है ना? एक क्वेश्चन, कहां से वो बता देता हूं. तो मैं पूरे अगर बुक का तुम्हें एक समरी दूं तो बेसिकली क्या है वो समरी सुनना. 2 केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं वो लोग, ठीक है? 2 केसेस के बारे में उन्होंने डिस्कस किया उस चैप्टर में. एक बेल्जियम का केस है और एक श्रीलंका केस है, राइट? दोनों जगह कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों जगह पे कॉन्फ्लिक्ट है, बट एक कॉन्फ्लिक्ट को एमिकेबली सॉल्व करता है और एक में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होता है, वहां पे सिविल वॉर होती है, ठीक है ना? और इनफैक्ट अगर देखोगे तो अभी तक भी वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इश्यूज हैं ही. फाइन, वी विल सी दैट. तो बेल्जियम में क्या हुआ, देखो बेल्जियम का जो केस है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फटाफट. एक तो ओवरऑल अगर तुम बेल्जियम में देखोगे तो 59% डच है एंड 40% फ्रेंच. दैट मीन्स फॉर डच इन मेजोरिटी ओवरऑल बेल्जियम में. लेकिन अगर बेल्जियम का कैपिटल देखो, ब्रुसेल, ठीक है ना, जो ईयू का हेडक्वार्टर भी है, हेडक्वार्टर ऑफ ईयू, यूरोपियन यूनियन, राइट? ठीक है, और हेडक्वार्टर ऑफ नाटो भी है. तो ये ध्यान में रखना, नाटो इज व्हाट इंपॉर्टेंट. Why so? Because Afghanistan is so much in news nowadays, right? And NATO forces are what leaving that place, right? American forces, America is also part of NATO, right? So they are leaving the place. So NATO is important. North Atlantic Treaty Organization, their headquarters is in Brussels, right? And Brussels is somewhere in your NCRT also. So maybe there can be a connection in your exam. Anyway, so Brussels में अगर तुम देखो तो Brussels में उल्टा है, फ्रेंच वहां पे मेजोरिटी में और डच वहां पे क्या है, माइनॉरिटी में. सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ. तो इन दोनों कम्युनिटी के बीच में क्या हुआ, एक सॉल्यूशन बना. सॉल्यूशन क्या बना? एमिकेबली दोनों ने बैठ के अपना सॉल्यूशन निकाला. उन्होंने क्या बोला, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा जिसमें इक्वल डच एंड फ्रेंच का रिप्रेजेंटेशन होगा. सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे बेल्जियम को देखेगी, राइट? स्टेट गवर्नमेंट होगा, बेल्जियम में भी सर्टेन पार्ट्स है, राइट? ठीक है ना? सो उनके जो रीजन्स हैं, राइट, उन रीजन्स में स्टेट गवर्नमेंट होंगे, राइट? एंड they are not subordinate to what central government, जो state government होगी, they are not subordinate to central government. And third one is what your Brussels.
जहां पे फ्रेंच तुम्हारे मेजोरिटी में, वहां पे भी एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी जहां पे बोथ डच एंड फ्रेंच हैज व्हाट इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो ब्रुसेल्स गवर्नमेंट में फ्रेंच वालों जो मेजोरिटी में ब्रुसेल्स में, राइट, एंड दे आर मोर एफ्लुएंट कम्युनिटी इन बेल्जियम, राइट, व्हाई दे अग्रीड, बिकॉज अगर तुम देखो तो ओवरऑल नेशन में जो डच मेजोरिटी में थे उन्होंने अग्री किया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में जब उन्होंने इक्वल पार्टिसिपेशन एग्री किया, तो ब्रुसेल्स में भी फ्रेंच ने बोला कि चलो यहाँ पे भी हम लोग इक्वल पार्टिसिपेशन करते हैं इन द गवर्नमेंट, और इससे उन्होंने ये जो सॉल्यूशन है उसको एमिकेबली सॉल्व कर लिया। बट द सेम थिंग हैपेंड इन श्रीलंका। श्रीलंका में भी इसी तरह का प्रॉब्लम था। वहां पे 74% सीला मेजोरिटी है, 18% तुम्हारे तमिल है, बाकी 7% तुम्हारे क्रिश्चियन है, राइट। उन 18% तमिल में भी अगर तुम देखो तो 13% श्रीलंकन तमिल है और रेस्ट इंडियन तमिल है, ठीक है ना। जो तमिल को इंग्लिश, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज भी श्रीलंका पे रूल करते थे टिल 1948 दे रूल। श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में, तो वहां से एज अ मतलब लेबरर ले जाते थे उनको यहाँ से। सो दे आर व्हाट इंडियन तमिल्स देयर। 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ, राइट। आजाद हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 1956 में एक एक्ट आया, दैट एक्ट इज व्हाट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, और उसने क्या किया, ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। 1956 की बात कर रहा हूं। देखो जैसे ही ऑफिशियल लैंग्वेज, आज की डेट में अगर मैं सपोज कहूं कि हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट, दो हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट, ठीक है ना, इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट मैं कहूं केवल हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है आज की डेट में, इंग्लिश इज नॉट एट ऑल ऑफिशियल लैंग्वेज, मींस व्हाट, ऑल द ऑफिशियल वर्क विल टेक प्लेस इन हिंदी, राइट। बट दैट्स अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहां पे है? अब देखो, इसका मतलब तुम्हें हिंदी आना चाहिए एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट होगी वहां पे हिंदी को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। व्हाट अबाउट तमिल, व्हाट अबाउट कन्नड़ास पीपल, राइट, दे विल लूज देयर जॉब्स, मतलब उनको तो हिंदी आती नहीं है, और मान लो अगर एक हिंदी का पेपर कंपलसरी कर दिया जाए तो वो तो उसको क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर तुम एक हिंदी को अगर बना रहे हो ऑफिशियल लैंग्वेज, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, इन दैट केस बेसिकली व्हाट, एक तरह से तुम जो गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो लिमिटेड कर रहे हो साउथ के लोगों के लिए, राइट। द सेम थिंग इज हैपनिंग सेम थिंग वाज हैपनिंग इन श्रीलंका। सिंहला जैसी ऑफिशियल लैंग्वेज बना, तमिल लोगों का पार्टिसिपेशन वहां के गवर्नमेंट में कम हो गया, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, राइट, बिकॉज उनको सिंहला आती नहीं थी, अब सिंहला सीखना पड़ेगा, राइट। सो इसकी वजह से सिविल वॉर हुआ, एंड दैट सिविल वॉर रिजल्टेड, वही एलटीटी के, तुम्हारे एलटीटी के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, राइट, प्रभाकरन। कई मूवीज भी बनी है उस पर, एक मद्रास कैफे करके मूवी है, इट्स अ वंडरफुल मूवी। अभी मेरे ख्याल से एक अमेजन पे एक टीवी सीरीज भी आई थी, राइट, ठीक है ना, मैं नाम भूल रहा हूँ, राइट, बट किसी ने देखा है वो टीवी सीरीज? इसमें वाजपेयी है, ये मनोज वाजपेयी साहब है उसमें भी श्रीलंकन, अगर तुम लोगों ने देखा हो तो ओके, तो दैट इज व्हाट, कि उस टीवी सीरीज में भी बेसिकली वहां पे तमिल कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाया गया। तो दैट सिविल वॉर एंडेड इन 2009। सो एंड नाउ तमिल इज आल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाट ऑफिशियल लैंग्वेज आज की डेट में श्रीलंका में। सो दैट इज व्हाट, सी, कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों जगह थे, बट एक जगह प्रॉब्लम को सॉल्व किया बातचीत से और एक जगह नहीं किया, तो वहां पे क्या हुआ, दैट रिजल्टेड इन व्हाट, सिविल वॉर। तो यही दो एग्जांपल्स इन्होंने। इसका मतलब क्या है, बेल्जियम में दोनों कम्युनिटी ने पावर शेयरिंग की, राइट, देयर वाज अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, बट इनिशियली इन श्रीलंका सिंहला कम्युनिटी व्हाट रिफ्यूज्ड टू शेयर पावर विद व्हाट, तमिल, एंड दैट रिजल्टेड इनटू व्हाट, सिविल वॉर। तो वही बताया फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग दो तरीके से हैं, राइट। एक तुम्हारा क्या है, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट, दैट इज व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सिंपल समझो ऐसे कि लेजिस्लेटिव एक लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट करवाएगा ऑन ग्राउंड, एंड जुडिशियरी इज व्हाट, इट विल सी वेदर दैट लॉ इज एक एज पर द प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। सो दिस इज व्हाट योर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, जुडिशियरी में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, और उसके नीचे तुम्हारे क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट among government at different levels. So that is what vertical division of power. Vertical division of power means legislative में ही law parliament भी बना सकती है, state legislature भी बना सकती है, right? So that you can say that is what your vertical devolution of power. And horizontal devolution means what? Legislative, executive and what?
judiciary. So that is what horizontal distribution of power, and vertical distribution means what? Among them. Legislative में जैसे central, parliament, और this state legislative assembly, right? उसी तरह से judiciary में देख सकते हो supreme court, high court, and what? District court, right? So this is what your vertical division of power. Central government, state government, three-tier governments are there, panchayat, right? Okay. So this is what forms of power sharing. Now, there are multiple types of forms of power sharing, right? तो उसमें क्या क्या है, जैसे ये दो तो अभी तुमने देख लिया. Third is what? Power may also be shared among different social groups, right? जैसे बेल्जियम में social groups, communities की भी अपनी एक government है. Certain communities ने अपनी एक government बना रखी है. Not that important as far as the examination is concerned. Fourth one is what? Power sharing arrangements can be seen in the way of political parties, pressure groups, and movements, right? Now here the word is what? Pressure groups. What is pressure group? So pressure groups are those groups which are not interested in power, right? They are not interested in power, right? But they have a say. मतलब वो गवर्नमेंट पे मतलब एक तरह से प्रेशर बनाते हैं ताकि उनके इंटरेस्ट को गवर्नमेंट केयर कर सके. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, राइट? तो किसान यूनियन, दे आर इन्वॉल्वड इन दोस प्रोटेस्ट, राइट? एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग द this farmers, and they are saying that we are protesting because of we are fighting hard to preserve or to save the interest of Indian farmers, right? So they you can say what, जैसे भारतीय किसान यूनियन है, that is not a pressure group. ये लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इनको पावर नहीं चाहिए, बट दे हैव मतलब वो गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं पॉलिसी, सर्टेन पॉलिसीज बनाने के लिए जिससे उनका इंटरेस्ट सर्व हो सके. जैसे IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मैं बात कर रहा हूँ, राइट? एक मिलिट्री एकेडमी भी है. सो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इज बेसिकली व्हाट यू, दैट इज आल्सो प्रेशर ग्रुप, यू कैन से. सो दे आर नॉट गोइंग टू फाइट द इलेक्शन. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, so they are not there to fight the election, but what they will do, they will pressurize the government to formulate a policy which will take care of their interest, right? ठीक है, जैसे फिकी हो गया, फिकी जैसे AITUC हो गया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गया, राइट? ठीक है. सो फेडरेशन ऑफ फिकीज, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट? सो दीज आर व्हाट प्रेशर ग्रुप. बस ध्यान में रखो, दे आर नॉट हियर फॉर पावर, but they will force government to serve or to take care of their own interest, right? And they play a very important role. It's nothing like it's negative in democracy. No, don't think like that. Pressure groups, they also play a very important role in democracy. So take it in a positive sense, right? So it is positive for democracy. It's not negative, right? Though people misuse it, that's another matter, right? Okay. ये मैंने बता दिया तुम्हें. Now we will do some questions. चलो, let's do. Different arguments are usually put forth in favor of and against power sharing. Identify those which are in favor of power sharing and select the answer using the quotes given below. First, reduces conflict among different communities. Decreases the possibility of arbitrariness. Delays decision-making process. Accommodate diversities. Increase instability and divisiveness. Of course not, right? ठीक है ना? E तो हटा दो, तो जहां जहां E दिखता है वो हटा दो, right? Reduces conflict, that is also true. तो जहां पे A नहीं है वो भी हटा दो, ये दोनों बच गया. Promotes people's participation in government. Yes, that is true, right? तो F जहां नहीं है मतलब ये भी गया. तो आंसर will be what your A होगा, right? देख लेते हैं एक बार फटाफट. A, reduces conflict among different communities. That's true. B, decreases the possibility of arbitrariness, right? Otherwise, अगर मान लो majority power में आ गई, then they will create havoc to what minorities. There is a huge possibility, right? D is what? Accommodation of diversities. So power sharing accommodates diversity. जैसे बेल्जियम में हो रहा था, right? और ultimately श्रीलंका में भी हुआ. And next one is what? Promotes people's participation in government, right? Undermine the unity of country. No, power sharing nahi karoge, that will undermine the unity of country. And the C is what? Delays decision making process, right? ठीक है.
That's a possibility, but that's not necessary. Depends again, but that's not necessary. Anyway, option elimination करके जाओगे तो answer will be what you A. Next, करो. Consider the following statements about power sharing arrangements in Belgium and Sri Lanka. In Belgium, the Dutch-speaking majority people tried to impose their domination on the minority French-speaking community. इसमें बताना कौन से correct है. In Sri Lanka, the policies of the government sought to ensure the dominance of the Sinhala-speaking majority. The Tamils in Sri Lanka demanded a federal arrangement of power sharing to protect their culture, language, and equality of opportunity in education and jobs. The transformation of Belgium from unitary government to a federal one prevented a possible division. D. You are saying D, right? Yes, देखो वैसे भी अगर A गलत है तो ये दोनों तो हट गया, right? A is wrong, right? अब बचा क्या? C, D तो सही है, right? B में देखो, in Sri Lanka the policies of government sought to ensure the dominance. That is true. So answer will be what? D. Yes, both of you are correct. Next, जैसे एक क्वेश्चन मैं previous year का दिखा देता हूँ. That's it. This will be the end of the topic. बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? This question came in 2015 और 14 या 15 में कभी आया था. I do not contest election, but I try to influence the political process, right? I have a specific policy agenda. I have no interest in seeking political power. Who am I? So basically what? Pressure groups, right? तो ये ध्यान में रखिएगा, pressure groups. Next. Match the following. Power shared among different organs of government. Power shared among governments at different levels. Power shared by different social groups. Power shared by two or more political parties. फेडरल वर्ड अभी हुआ नहीं है, बट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. फेडरल, राइट? सी, चेस्टा इज सेइंग सी. Power shared among different organs of government, right? What does it mean? Different organs of government? Separation of power, right? Power shared among government at different levels. That is what? That is federal government. वो हम लोग देखेंगे आगे, right? Federal government. Power shared by different social groups. That is what your community government. And power shared by two or more political parties. That is what coalition government, right? Like जैसे अभी एनडीए की गवर्नमेंट है, या फिर यूपीए 1 था या यूपीए 2 था. सो देख लो, फर्स्ट का बी है, सेकंड का डी है, राइट? थर्ड का ए है, एंड फोर्थ का सी है. सो आंसर विल बी व्हाट? यू सी. दैट इज द लास्ट क्वेश्चन. विल एंड द क्लास हियर. Consider the following two statements on power sharing and select the answer using the quotes given below. Power sharing is good for democracy. It helps to reduce the possibility of conflicts between social groups. B, right? So answer will be what? Your both A and B are what? True. Both are true. Power sharing is good for democracy and it helps to reduce the possibility of conflicts between social groups, right? That's it. This is what the last chapter of your. इसके बाद इतना important है नहीं, 1 घंटे की क्लास है, नहीं तो आज हम लोग खत्म कर लेते हैं इसको, ठीक है? Polity will be done. देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कितना कर पाते हैं, राइट? ठीक है, नहीं भी होगा तो उस क्लास में उस वीक में एक और एक्स्ट्रा क्लास लेके आई विल कवर अप द पॉलिटी एनीवे, राइट? उससे ज्यादा नहीं खींचेंगे. उसके बाद आपका जो भी स्टार्ट होगा, राइट? सो वी विल एंड द क्लास. वन मोर थिंग, देखो, यू नो, जस्ट आई विल टेक जस्ट 30 seconds. आई एम अ लिटिल फास्ट, आई नो. मैं पढ़ा भी सकता हूँ इसको बहुत डिटेल में जाके, बट तुमको बस क्रैक करना है. यहाँ पे तुम्हें पॉलिटिकल साइंस में कोई मास्टरी तो करनी नहीं है, राइट? So I have to cover the syllabus also within a certain frame of time, right? थोड़ा फास्ट हूँ. अगर तुम्हें लगे बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं हो रहा, then let me know. I will be slow, right?